विषय पर इस मंच पर उपस्थित प्रोफेसर आनंद काटीकर, श्री आनंद पुरोहित, श्री निखिल कर्मपुरी और श्री राघवेंद्र विशालदर, उपस्थित आदरणीय विद्यार्थीगण, मुझे हर्ष होता है कि विद्यार्थी परिषद की इस विशाल सभा में अपने विचार रखने के लिए आज की परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भारत की क्षमता है कि आने वाले 15-20 साल के अंदर ये दुनिया के सबसे विकसित देश बन सकती है। ये क्षमता हमारी है और इस आने वाले 15-20 साल में जो यहाँ आप युवा वर्ग बैठे हैं उनका विशेष योगदान होने वाला है, क्योंकि अब अर्थशास्त्री सब कहते हैं दुनिया में कि आर्थिक विकास के लिए और भी अधिक पूंजी या और भी अधिक श्रम शक्ति पाने से विकास होगी, ऐसा सोचना गलत है। परिवर्तन आती है जब एक नवीन तरीके से, जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, उस नवीन तरीके से पूंजी यानी कैपिटल और लेबर का आप सहयोग लेते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड में, उसका कारण था कि लोकोमोटिव और बेसेमर स्टील प्लांट, स्टील फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस जिसको कहते थे। उसके बाद अमेरिका ने इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम्स, एक फैक्ट्री के एक दरवाजा से सामग्री आएगी और उसकी प्रोसेसिंग चलेगी फैक्ट्री के अंदर और दूसरे दरवाजा से फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी। अमेरिका के शोध के कारण जेट इंजन पैदा हुए, फैक्स मशीन आए, टेलीप्रिंटर्स आए, इससे भी विकास की गति बढ़ने लगी। और अभी सिर्फ 15 साल के पहले इंटरनेट आने के कारण जो उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें पूर्ण रूप से विस्तार होकर आज ग्लोबलाइजेशन की वास्तविकता हम देख रहे हैं। तो इसीलिए ये जो नए इनोवेशंस हैं वो आते रहेंगे। भविष्य में पेट्रोल की जगह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स या थोरियम टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से नए यंत्र या नए शोध के कारण नई तरीके से काम करने का और अर्थ प्रणाली का व्यवस्था करने के अवसर मिलेंगे। और ये करने वाले युवा वर्ग है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके वो शोध कर सकेंगे, अनुसंधान कर सकते हैं और उनका शोध और अनुसंधान के कारण ही ये नए तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया चलेगी। हमारे देश में आज 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो 70% है। हमारे देश के औसत में जो आयु है वो है 26 साल। हमारे पड़ोसी देश चाइना की औसत आयु 35 साल है, अमेरिका की 37 साल है, यूरोप का 40
साल और जापान का 50। जापान एक वृद्ध देश बन गई। हमारे देश की चाइना जैसे 35 होता यदि हम पश्चिम की जो प्रोपेगेंडा थी या प्रचार थी कि पॉपुलेशन एक समस्या है और इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल जो करेगा उसी की विकास होगी। ये जो चाइना ने मांग करके 1 चाइल्ड पर फैमिली का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया और जबरदस्ती करके उन्होंने करवाया, उस कारण से आज चाइना की जो जनसंख्या वो वृद्ध उससे ज्यादा हुई है। हमारे देश में भी इसके लिए प्रयास हुई थी इमरजेंसी काल में नसबंदी के नाम पर जबरदस्ती, और तो हमारे लोग ज्यादा होशियार निकले और उन्होंने विद्रोह किया और इंदिरा गांधी को ही चुनाव में हरा दिया। कुछ दिन के बाद किसी को हिम्मत नहीं हुई जबरदस्ती करने में और परिवार नियोजन के नाम पर जो दबाव पढ़ाई गई थी वो सब खत्म हुई, लोगों को आजादी दी थी। अब उसमें भी थोड़ा हमें संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग एक ही दर पर नहीं बढ़ रही है, कई लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन इस देश की जो प्रतिमा है, इस देश की जो संस्कृति है और इस देश की जो सिद्धांत है, ये तब तक हम सुरक्षित नहीं रख सकते जब तक इस देश में भारी बहुमत से हिंदू नहीं रहते हैं। इसलिए आज हिंदू 80% के आसपास होने के कारण देश में लोकतंत्र है, देश में सेक्युलरिज्म है और देश में वो छूट है कि हर धर्म से आप भगवान प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। जिन देशों में हमने देखा जहां इस्लाम की बहुमत है वहां ना डेमोक्रेसी है, ना सेक्युलरिज्म है, ना कोई छूट है। उदाहरण सऊदी अरेबिया में आपको मंदिर नहीं बना सकते, यद्यपि हमारे वहां 20 लाख भारतीय हैं, लेकिन वहां मंदिर निर्माण नहीं कर सकते, दिवाली नहीं मना सकते, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो नहीं रख सकते। ये उनकी देश की नियम है और उसकी बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके कारण है कि हम हिंदू बहुमत देश हैं और हमारी कर्तव्य है कि इस बहुमत को हम बदलने के लिए किसी को अनुमति नहीं देंगे। इसके माने ये नहीं कि हम कहें कि सब हिंदुओं को 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। कितना बच्चा पैदा करेंगे तो महिलाओं के अधिकार है, क्योंकि परिश्रम तो वही होते हैं। लेकिन हम निश्चित तौर पर नीति ऐसा बना सकते हैं जिससे सब पर बराबर परिवार नियोजन लगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर कोई एक से ज्यादा शादी नहीं कर सके। तो ये तो निर्माण होने वाला देश का, इसमें योगदान तो हमारे आज के वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं वो यदि तैयारी से, यदि उनकी जो अनुभव से जो प्राप्त करते जाते हैं उससे वो देश के लिए योगदान करें। और वो कैसा हो सकता है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे देश में पहले तो ये पहचानना है कि क्षमता तो बहुत है। हमारे देश में आज कृषि को कहते हैं कि ये हमारे लिए एक पिछड़ापन पैदा करने की क्षेत्र है, वास्तविकता दूसरा। हमारे देश में 12 महीने कृषि की
काम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में से जैसा हमारा देश नहीं है। अमेरिका में 5 महीने इतनी बर्फ गिरती है कि कृषि 5 महीने के लिए नहीं कर सकते। यूरोप में भी ये हाल है। चाइना में भी अधिकांश जगहों में बर्फ गिरने के कारण वो 4 महीने से ज्यादा 4 महीने वो कृषि का उत्पादन नहीं कर सकते। हमारे देश में 12 महीने हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मौसम है उस प्रकार है, और इसीलिए 3 फसल एक साल में बो सकते हैं, और 3 फसल हम नहीं आज कर रहे हैं, बो नहीं रहे हैं, क्योंकि किसानों को वो क्षमता नहीं है। हमारे देश में सिर्फ 25% जमीन में एक से ज्यादा फसल बोया जाता है एक साल में, और इसके माने हम यदि हमारे किसानों को अधिकृत करें या उनकी क्षमता बढ़ाएं तो वो 3 फसल बोएंगे तो हमारे देश की 3 गुना उत्पादन हो सकती है। हमारे देश के एक जमीन के टुकड़े में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत न्यूनतम है, दुनिया के तुलना में तो बहुत न्यूनतम है। हमारे देश के अंदर भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के अनुसार भी एक्सपेरिमेंटल प्लॉट जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में है, उस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में जो वहाँ अनुसंधान करते हैं उसमें उनके जमीन में जितना हमारे देश में पैदा करते हैं औसत में, उससे 7 गुना ज्यादा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के प्लॉट्स में कर सकते हैं। तो इसके माने कि हम यदि वही उसी वैज्ञानिक तरीके से जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में होती है वैसे हम सारा देश में कर सकेंगे तो 7 गुना उत्पादन बढ़ सकती है। इसी बात से कि हम उस जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा दें। इसी प्रकार से कृषि में सिर्फ अनाज और सब्जी का सवाल नहीं है, और भी जो उस कृषि में काम होता है उसमें भी हमारे उत्पादन बहुत कम है। उदाहरण हमारे देश में 5 करोड़ गाय है और वो औसत में 200 लीटर प्रति वर्ष दूध देती है, जब इजराइल में एक गाय 11,000 लीटर प्रति वर्ष दे सकती है। और यदि हमारे देश में 5 करोड़ गाय 11,000 लीटर देने लगेंगे तो मैं पूरा दूध में तैर के आ सकता हूँ, इतनी दूध देश में पैदा हो सकती है। तो इसलिए देश में कोई क्षमता की कमी नहीं, और इसीलिए 1000 साल के पहले हम दुनिया के सबसे विकसित देश थे। लोग हमारे देश में आते थे सामान खरीदने के लिए और यहाँ देखने के लिए ये चमत्कार कैसा हो रहा है। लेकिन विदेशी आक्रमण के कारण हम तो लड़ते तो रहे, हम कभी झुके नहीं। अंग्रेजों ने भले इतिहास के पुस्तकों में तोड़ मरोड़ के पेश किया, परंतु अरब देशों में आज भी शोध ये चल रही है इस बात पर कि जहां इस्लाम गई और वहां उन्होंने राज किया तो वहां बहुत कम समय में उस वहां की जनसंख्या की 100% धर्म बदलकर मजहब को बदलकर इस्लाम किया। जैसे ईरान में ज़ोरास्ट्रियंस थे और उसकी कब्जा की थी इस्लामिक इमिग्रेशन के जरिए, और उन्होंने 15 साल में पर्शिया का उन्होंने 100% मुसलमान सबको बना दिया। इसी प्रकार से इराक में भी किया, इजिप्ट में 21 साल में उन्होंने पॉपुलेशन को 100% मुसलमान बना दी। तो जो उनकी तरीके होते हैं मारकाट की, तलवार की उपयोग करके, धमकी से, इस प्रकार से उन्होंने ये की थी। अब यूरोप को भी 50 साल में क्रिश्चियंस ने उसको 100% क्रिश्चियन की, और जो हमारे देश में 800 साल मुसलमान की राज चली, 200 साल क्रिश्चियन की राज चली, तब भी आप 80% हिंदू हैं। इसके कारण है कि हमारे लोग हर जगह में लड़ते रहे, कहीं सफल हुए, जैसे छत्रपति शिवाजी सफल हुए
कहीं वीरता दिखाकर हारे। तो कई जगहों में हमने हमारे लोग हारे, परंतु उनकी जो वीरता है उसके हम पूजा करते हैं। उदाहरण राणा प्रताप, वो हारे जरूर परंतु वीरता उन्होंने दिखाई। उनको अकबर ने एक बार संदेश भेजा था कि मुझे बादशाह मान लो और मैं सब लौटा दूंगा, जैसे आपके रिश्तेदार जय सिंह जो थे जयपुर में, उसके लिए मैंने किया है, वैसे मैं आपको भी वापस कर दूंगा आपके उदयपुर की जो राज्य है, और सिर्फ मुझे बादशाह मान लो। परंतु राणा प्रताप ने कहा कि मैं तो कभी बादशाह तुम्हें मानूंगा नहीं, तो उनको बाहर से आए हुए और ठोके हुए राज को मैं उखाड़ के फेंकने के लिए स्वप्न देखता हूँ, इसीलिए मैं कभी नहीं करूंगा। और घास की रोटी खा करके हो उनका अंत हुआ था। और इसी प्रकार से रानी झांसी भी जीती है, परंतु उन्होंने वो वीरता दिखाई। सुभाष चंद्र बोस, जिसके किस कारण से उनकी अंत हुई उसकी खुलासा भी थोड़ी दिन में होगी। और फिर किस मुंह के साथ कांग्रेस वाले शहर में घूमेंगे मैं देखने चाहूंगा। तो इसीलिए और दक्षिण में कट्टाबोमन राजा अंग्रेजों के विरोध किया, उनको चौराहे में फांसी दिया, परंतु सब उनको मानते हैं एक वीर पुरुष के रूप में। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, हर कोने में हमारे लोग लड़ते रहे। असम में असम डायनेस्टी थी, उन्होंने मुगल को आगे बढ़ने नहीं दिया, पीट पीट करके भगा दिया था। तो इसीलिए हमारे देश के लोग लड़ते रहे, इसीलिए आज दुर्बल तो जरूर हो गए लेकिन झुके नहीं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश पुस्तकों में झूठ लिख करके हमारे दिमाग खराब करने के लिए कोशिश की। एक बात चलाई कि हम दो समुदाय हैं, एक आर्यन है, एक द्रविडियन है, और पहले द्रविडियन राज करते थे, फिर आर्यन आए थे खैबर पास के रास्ते से, और उन्होंने द्रविडियन को पीट कर दक्षिण भेज दी, और कई लोगों को उन्होंने ब्रेन वॉश किया, और इसीलिए तमिलनाडु में द्राविड़ा आंदोलन भी एक शुरू हुआ जो अब समाप्त होने की स्थिति में है। लेकिन देश की बंटवारा करने के प्रयास हुए थे। परंतु आज आधुनिक साइंस के कारण हम सब लोगों को ये जानना चाहिए कि डीएनए एनालिसिस के अनुसार हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सबका डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। भले किसी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान और हिंदू को जोड़ने के लिए मुसलमान को स्वीकार करना चाहिए कि उनका पूर्वज हिंदू है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण का डीएनए और शेड्यूल कास्ट का डीएनए भी एक ही है। और यदि सबको सही शिक्षा दी जाएगी, सबको एक सही शिक्षा दी जाएगी, बराबर की शिक्षा दी जाएगी, तो कोई फर्क नहीं होगा। हमारे ये सारा वर्ण व्यवस्था जो जन्म से कभी जुड़ा हुआ नहीं था, विकृति के कारण वो जुड़ गया है। एक कर्तव्य के रूप में एक वर्ण व्यवस्था बनी थी, परंतु तो जन्म से जुड़ गई, उसी देश में विकृति हो गई। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे कोई फर्क नहीं है। और सबसे ज्यादा इसका उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम जिक्र करने चाहते हैं। अंबेडकर अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ उन्होंने पीएचडी के लिए पढ़ाई की और पीएचडी मिली इकोनॉमिक्स में, और उस पीएचडी की पुस्तक भी हुई।
उसको पुरस्कार भी मिली। बाद में इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने लॉ डिग्री दी और भारत में आए और हमारी संविधान बनाने के लिए उन्होंने संचालन की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इतने महान बुद्धिमान व्यक्ति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आए क्योंकि उनको मौका मिली पढ़ाई के लिए और उन्होंने दिखा दिया कि उनमें और दूसरे भारतीयों में कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारी ही भावना के कारण ये जो अम्बेडकर ने जो करके दिखाया उसको छिपाने के लिए बहुत प्रयास हुआ। जवाहरलाल नेहरू गए कैम्ब्रिज में और वहां वो फेल हो गए। नेहरू परिवार में तो किसी ने एग्जाम आज तक पास नहीं किया। और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेल होने के बाद क्योंकि वो कॉलोनी से आए हुए हैं और अगर इंग्लैंड अंग्रेज लोगों के लिए प्रिय थे तो उनको जेंटलमैन पास एक डिग्री बनाई थी, वो दिया था। और वापिस वो हिंदुस्तान आए और उनको लोगों ने पंडित जी कहा। कांग्रेस वाले अम्बेडकर को भीमराव कहते हैं लेकिन जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते हैं। असली बात है कि अम्बेडकर को पंडित कहना चाहिए और जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल कहना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मंशा बनाने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स फॉर नेशन माने क्या? आपको नेशन को, देश को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए आपको मंशा की आवश्यकता है और मंशा सही नहीं है तो आप इस देश को सही प्रकार से चला नहीं सकते और देश पिछड़ा ही रहेगा। मैं कई बार कई आम सभाओं में और यहाँ भी जब पहले आया था तो मैं उदाहरण देता हूँ। संख्या हमारे देश में, हमारे देश की 120 करोड़ लोग हैं, लेकिन वो संख्या से जब तक हमारी सारी जनता की जो सही मंशा नहीं बनेगी, चेतना नहीं बनेगी, तब तक हम इस देश को विराट नहीं बना सकते। एक जगह में 1000 बकरी खड़ी है और एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के साथ लेकिन भागेगा भी बकरी क्योंकि उसके मंशा में ये डर है, शेर देखने से भागना है और इसीलिए भाग जाते हैं। शक्ति भी पर्याप्त नहीं है जब तक मंशा नहीं है उस शक्ति के अनुसार। सर्कस में 5 सिंह होंगे जिसको खूब खाना वाना देकर बड़े तगड़ा होके उनको पिंजरे में रखेंगे और उस पिंजरे के अंदर सर्कस के टाइम पर रिंग मास्टर आएगा अंदर और फिर दरवाजा बंद करेगा और फिर हुक्म देगा ये 5 सिंहों को कि मेज पर ऊपर चढ़ो और मेज पर वो चढ़ेंगे। मुंह खोलने के लिए कहेगा, मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन एक के मुंह पर रखेंगे लेकिन वो सिंह जो है इसको काटेगा नहीं, इसको चकनाचूर नहीं करेगा, इसको ध्वस्त नहीं करेगा क्योंकि वो छोटे से उसको तैयार की गई है कि वो आज्ञा माने और इसीलिए वो अपना शक्ति नहीं जानता है और वो आज्ञा मानता है। और मैं हर सभा में लोगों को बताता हूँ जब लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में जब मनमोहन सिंह बैठे थे वो सोनिया गांधी से क्यों इतना डरते थे? तो मैंने कहा वो भी सिंह है, सर्कस का सिंह, और सोनिया गांधी रिंग मास्टर जैसे हैं उनके लिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में भविष्य में इस देश को संभालने के लिए एक मंशा होनी चाहिए कि विराट मंशा। और वो विराट मंशा कब कैसे पैदा हो सकती है उसके लिए कई नई चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। आज आप स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, इस प्रकार की चीजें पढ़ाते हैं। ये तो सारे इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। माने आपकी बुद्धि आज ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो ये न्यूटन लॉ के कारण, ग्रेविटी के कारण गिरती है, ये आपको सिखाया जाता है।
तो इस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस ही हमारे देश में हम पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं, आते हैं, कंप्यूटर एग्जाम करके नौकरी ले लेते हैं, फिर जीवन भर एक नौकरी में फंसे रहते हैं। लेकिन आज अमेरिका जैसे देश में जो हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जानते थे, उसी ज्ञान को वो अपने भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो बहुआयाम है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एक हिस्सा है उसका। दूसरा है कि व्यवहार में किस प्रकार से व्यवहार करनी चाहिए जिससे दूसरे लोग हैं वो आपकी बात सुनकर प्रसन्न होकर आपकी बात को मानने लगते हैं। इसको वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। वो अलग से अनेक पुस्तकें आज लिखी है, तो आप जा सकते हैं गूगल से और इमोशनल इंटेलिजेंस लिखेंगे तो सारी पुस्तकों का विवरण आपको मिलेगा। इसी प्रकार से मॉरल इंटेलिजेंस, माने आप वो कार्य ऐसा करिए जिससे अनैतिकता ना करें, और वो अनैतिकता और नैतिकता किस प्रकार किस समय आपको उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी हमारे ग्रंथों में आप सीख सकते हैं। जब रामचंद्र जी ने पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बाली को तीर लगा के उनका वध किया, तो तब बाली ने कहा मरते मरते, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम कायम निकले, एक पेड़ के पीछे छिपकर आपने मेरे ऊपर तीर चलाई। आमने सामने आती तो लड़ाई होती है, उसमें मैं ग्रस्त होता या वध होता, मैं खुशी से अपना मरण मानता, लेकिन आपने पेड़ के पीछे छिपकर कायर जैसे आपने कहा, आपकी नैतिकता काम गई। तो रामचंद्र जी कहते हैं, तुम कौन होते हो मुझे नैतिकता के पाठ पढ़ाने के लिए? तुमने बाली सुग्रीव की बीवी को चोरी की, तुमने उसकी राजधानी छीन ली, उसकी किंगडम को छीन ली, और आप मुझे नैतिकता का भाषण देते हो। नैतिकता दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, अनैतिक और नैतिक के बीच में जब टक्कर होगी नैतिकता का नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में ये मॉरल इंटेलिजेंस सीखने की बात है, कौन सी काम कब सही है, कब करना है। इसी प्रकार से सामाजिक इंटेलिजेंस या बुद्धि भी है कि आप फैक्ट्री शुरू करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, परंतु आपको लाभ मिलते समय जो धुआं आप छोड़ती है आपकी फैक्ट्री, तो सारा समाज को अस्वस्थ कर देती है। ये सोशल इंटेलिजेंस के विपरीत, आप ऐसा काम करना चाहिए जैसे समाज का कोई नष्ट ना हो, और समाज की नष्ट ना होने के कारण आप खुदना भी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन समाज का नुकसान होगा तो आपको सोशल इंटेलिजेंस नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान योगा करनी चाहिए। आज पश्चिम में इसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के नाम पर बोला जा रहा है। कहते हैं कि ब्रह्मांड, जिसको अंग्रेजी में कॉस्मोस कहते हैं, उसमें सारा ज्ञान है, और यदि आप अपना माइंड को ट्रेन करके उस ब्रह्मांड में जोड़ सकते हैं तो आपको कोई समस्या का समाधान निकालने में दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी शोध कार्य में आप विफल नहीं हो सकते। और उसके लिए आपको वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। उसको हम अमेरिकन कहते हैं न्यूरल वाईफाई। जैसे वाईफाई से आपको कंप्यूटर काम करती है, वैसे आपके ब्रेन में जो वेव्स आते हैं वो वाईफाई जैसा है, और वो ब्रह्मांड में पहुंच जाती है, तो आपको सारा जो ज्ञान प्राप्त करने प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इंटेलिजेंस को 5 भागों में 7 भागों में बांटे हैं। एनवायरमेंट इंटेलिजेंस, इनोवेशनल इंटेलिजेंस, ये सारे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा, लेकिन हम भूल गए इस सबको, क्योंकि बीच में मकौले के षड्यंत्र आया
और ये षड्यंत्र में हम फंसे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आया, वो किसी की बात नहीं सुनता था, कभी कभी एडविना माउंटबैटन की बात को सुन लेता था। और इसलिए हमारे देश में जो अंग्रेजों ने पैदा किया, जो प्रणाली की बनाई, उसी को हमने जारी रखी। अब समय आ गया जब हम इसको बदल सकते हैं, परंतु बदलने के लिए पहले आपकी मंशा बनी होनी चाहिए कि किस दिशा में जानी है। तो मैं आपसे सबसे कहूंगा कि ये आप अपने इंटेलिजेंस को सिर्फ पढ़ने के लिए और एग्जाम पास करने के लिए मत करिए, परंतु ये अनेक जो आयाम हैं इसमें भी आपका इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए प्रयास करिए, तब आप अपने नेशन के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जो इनोवेशन आनी है उसके लिए एक सिर्फ पिटी जो जानी हुई ज्ञान है उसको प्राप्त करने से नहीं होगा, नई तरीके से सोचना होगा। उसके लिए ये बहुआयाम बुद्धि की आवश्यकता है। कल आपको थोरियम को लेकर यूरेनियम की सब्स्टिट्यूट पे लाएंगे तो हमारे देश में दुनिया के 60% थोरियम हमारे देश में है। ये 60% थोरियम का हम उपयोग करेंगे तो सारा हिंदुस्तान के लिए जितना पावर चाहिए आपको मिल सकती है, और बगल में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी हम निर्यात कर सकते हैं पावर। इतना है, परंतु इसको इस थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में, और उसको फिर रिएक्टर में उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए 3 स्टेजेस हैं। 2 स्टेज होमी बाबा होते हुए हमने पूरा कर दी। उसके बाद जो अनुसंधान होना था, वो शोध होना था, उसको रोका गया। और ये अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी उसमें एक कंडीशन था, अब तो हमने हटा दिया है, जिसके लिए हमें नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहिए। थोरियम में रिसर्च नहीं करेंगे, ये हम मनमोहन सिंह के काल में मान लिया था, अब वो कट गया, तो ये तीसरा स्टेज करेंगे। इसी प्रकार से हम बाहर से तेल लाते हैं, खनिज तेल, उसमें उसको पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, और जब भी चाहें तो दाम बढ़ा देते हैं। अब तो दाम कम हुआ है क्योंकि अमेरिका ने अपना जो तेल का भंडार है उसको बाहर निकाल दिया, परंतु थोड़े दिन में दोबारा वो बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका वो वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े बिगड़े हुए हैं ओबामा से, कि आपने ये सारा जो अपने देश की जो शेल ऑयल है इसको बाहर निकाल करके ऑयल प्राइसेस को कम कर दिया, इसीलिए हमारी शेयर जो वॉल स्ट्रीट में है वो भी कम हो गई और हमें नुकसान बहुत हुआ है। तो उसको ठीक करने के लिए हो सकता है कि शेल ऑयल का सप्लाई को थोड़ा कम करेंगे, इसके हमारे ऑयल की दाम बढ़ेगी, तो हमारे लिए तो तकलीफ होगी इससे, और इसीलिए हमें उसकी विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। आज जो मोटर गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल की जगह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बैटरीज लगा सकते हैं। टोयोटा इस साल में वो एक एक्सपेरिमेंटल रूप में टोयोटा गाड़ी बनाने वाले जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में चलने वाली है, उसमें रात को सोने के जाने के पहले उसको प्लग इन करिए इलेक्ट्रिक आउटपुट के से, और सुबह वो तैयार हो जाएगी वो गाड़ी। बैटरी जो जनरेट होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, उससे 300 किलोमीटर जा सकते हैं। पेट्रोल पंप की जगह में बैटरी चार्जिंग की पंप लग जाएंगे, तो फिर तो जैसे पहले चलते थे वैसे हो सकता है। यदि हम ये कर दें, इसका शोध बाकी है, जापान हमें नहीं देगा तो हमें खुद करना पड़ेगा। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि उनके पास तेल की कोई कमी नहीं है, तो वो तेल का जो लॉबी है वो उनको शोध करने नहीं देगा। ये हम लोग को करना चाहिए। यदि हम करेंगे तो फिर हमारी नकल करेगी चाइना और एशिया में लोग खरीदेंगे, और इसीलिए फिर तेल की दाम बहुत डिमांड कम हो जाएगी, और फिर लोग बेचारे अरब लोग सब वापस तंबू में और ऊंट में चलने के लिए स्थिति में आ गए। तो आज जो स्टूडेंट्स को नेशन कहते हैं वो इस प्रकार से सोचनी चाहिए, और इस प्रकार से सोचने के लिए एक नया
मंशा की आवश्यकता है, जहाँ जोखिम लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए आप तैयार होना। हमारे देश के आज जो हम हमारे माता पिता सिखाते हैं वो यही कहते हैं कि बच कर रहो, झगड़ा में मत पड़ो, उधर से हट के जाओ, बच के जाओ। इस तरीके के मंशा पैदा करते हैं कि हम डरते हैं कि भाई फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, या जो अपने पास अभी है वो भी चली जाएगी तो क्या होगा। ये जो रिस्क माने जोखिम लेने की जो एक क्षमता है, ये बहुत अति आवश्यक है विकास के लिए। मैं जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्लास मेरी खत्म हो जाती थी और एग्जाम होने के बाद जो आखिरी क्लास लेता था, तो मैं अपने स्टूडेंट से यही पूछता था कि आप अब जाएंगे बाहर नौकरी लेने ढूंढेंगे या और कुछ करने के लिए ढूंढेंगे। दो प्रकार की आपको नौकरी मिलेगी या दो प्रकार की एंटरप्राइज कर सकेंगे। एक में आप जोखिम लेकर के बिलियनियर जैसा मैं बिल गेट्स बना है वैसे बन सकते हैं, या उस जोखिम में फेल होकर आप सड़क पर आ सकते हैं, या दूसरी नौकरी जिसमें आपको तनख्वाह हर साल मिलेगी, 5% बढ़ेगी, प्रोविडेंट फंड जमा होते जाएगी और रिटायर होने के बाद सारा प्रोविडेंट फंड आपको दिया जाएगा और उससे आप घर खरीदोगे और बाकी जीवन आपको टेलीविजन देखते रहोगे। ऐसे जीवन आपको पसंद है? इसमें बड़ी स्थिरता है, लेकिन उसमें आपको बड़ी कमाई नहीं होगी। यहाँ आप बिलियनर बन सकते हैं या सड़क पर आ सकते हैं। तो जब मैं क्लास में पूछता था तो अमेरिकन स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम बिलियनर बनेंगे, ये सवाल पूछते थे। पर जो इंडियन स्टूडेंट 99% ये कहते थे हमें दूसरा नौकरी पसंद है, जो जिसमें 5% बढ़ते जाएगी तनख्वाह और वैसे चाहते हैं। ये किसी भी जगह चले जाइए, मैं अहमदाबाद के IIM स्टूडेंट्स MBA स्टूडेंट्स से भी मैंने जब पूछा, उन्होंने भी यही बात जवाब दिया कि मैं आपको अभी बताया कि हमें वो दूसरी नौकरी पसंद है। तो मैं कहता था ये नौकरी से आप क्या करोगे, ये तो गारंटी पावर्टी जैसा है, नहीं आप ज्यादा कमाएंगे नहीं और ये गारंटी तो जरूर है, तो ये गारंटी पावर्टी मानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे इंडियन स्टूडेंट्स कहते थे क्लास में, हाँ गारंटी पावर्टी है परंतु गारंटी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मंशा है कि जो अनिश्चितता है भविष्य का, उससे हम डरते हैं और इसीलिए रिस्क लेने से हम हट जाते हैं। लेकिन समाज में विकास तब तक नहीं हो सकती जब आप रिस्क लेने की मंशा नहीं बनाओगे। हाँ, आपको सोचना चाहिए कि इस प्रकार के रिस्क और कितना आप सहन कर सकते हो। आपके घर में आपके पत्नी कितने आपको छूट देगी इसमें, और आपके जो कमिटमेंट्स हैं उसको ये सारा देखकर रिस्क लेने की होनी चाहिए और वो मंशा आएगी तो ही हमारे लोग एडवेंचरस हो सकते हैं। और हमारे देश में पता नहीं होता है, मैं तो कहता हूँ कभी भी जीवन में कहीं भी पता नहीं होता है कि एक रिस्क लोगे तो उससे कहाँ पहुँचोगे। मैंने IIT में मैं प्रोफेसर था 28 साल की उम्र में, और उसके 3 साल के अंदर इंदिरा गांधी मुझसे चिढ़ गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इलीगल था। तो मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में 22 साल लगी मुझे, जीत गया आखिर में, और एक दिन ये वापस आया IIT में और प्रोफेसर बना, फिर मैंने रिजाइन कर दी और निकल गया। लेकिन मेरे साथ उस समय जब डिसमिस हुआ था, तब मेरे जो प्रोफेसर थे IIT में कह रहे थे क्या कर दिया तुमने, इतनी कम उम्र में कोई प्रोफेसरशिप मिली, हम तो 40 साल होते तक इंतजार करना पड़ा, आप तो 28 साल में आपको मिल गई और आपने ऐसे ही फेंक दिया, इसको थोड़ा समझौता करना चाहिए। आज जब मैं उनसे मिलता हूँ तो कहते हैं तुम तो बड़ा होशियार निकले हो, क्योंकि आज कोर्ट के कारण जो मेरे सारे पुराने 22 साल की तनख्वाह थी वो भी 18% इंटरेस्ट के साथ IIT को देना है। और मैं और चीज कर रहा हूँ,
हम उस प्रोफेशन में जहाँ कोई रिटायरमेंट एज है ही नहीं। ये लोग बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे सौभाग्य है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मैंने दूसरा कुछ किया, उसमें से ज़्यादा मुझे आनंद आती है और समाज में हम परिवर्तन करने की भी सोच सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ भी सकते हैं, स्वाधीन है, जहाँ जाना, कहाँ बोलना है, क्या करना है। ये बाकी लोग बेचारे लोग जिस हालत में हैं तो देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी रिस्क से डरिए मत। रिस्क लेने की ये होनी चाहिए, परंतु जरूर सोच विचार के सबसे बात करके सबकी जो अनुभवी लोग हैं उससे आपको सलाह करनी चाहिए और उसके आधार पर आप आगे बढ़ना चाहिए। इस देश में आपको पहले तो ये निश्चित तय करना होगा कि मैं कौन हूँ, ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ तो क्या अर्थ है, मैं भारतीय हूँ तो क्या अर्थ है। भारतीय हूँ तो इसके माने में गणराज्य है, हिंदुस्तान के जो गणराज्य है उसका मैं नागरिक, वो उसको भारतीय कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी वो अस्मिता है, इस मिट्टी के है, मेरा पूर्वज भी इस मिट्टी का है। दूसरे धर्म के लोग भी यदि स्वीकार कर लेंगे कि उनका पूर्वज हिंदू है तो फिर वो भी इस मिट्टी के हैं, वो भी हमारे साथ बन सकते हैं। अब मुसलमानों में मुल्ला इसको पसंद नहीं करता है, वो समझता है कि एक ये बात मान ले कि हम अरब से नहीं आए, अरब देशों से नहीं आए, परंतु इसी मिट्टी के हैं, तो कल घर वापसी में ये वापिस ही चले जाएंगे और हमारा कुछ नहीं रहेगा। पता नहीं, परंतु वो विरोध करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि डीएनए एनालिसिस है, तो इस माने इस मिट्टी में ही आप पैदा हुए, कोई बाहर से नहीं आए, कोई आर्यन नहीं है, कोई द्रविडियन नहीं है, कोई सारे हमारे जो हिंदुस्तानी हैं, इसकी ये जो हमारी अस्मिता है आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। सही इतिहास को भी जानना चाहिए, तभी आप इस नेशन के लायक होंगे। वास्तव में हमारी इतिहास क्या है? आज जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, एग्जाम पास करने के लिए उसको रख के आप दोबारा लिख सकते हो, लेकिन भविष्य में मैं तो समझता हूँ ये 5 साल में तो हम सारी किताबों को बदल देंगे और लेकिन ये जानना चाहिए कि हमारे इतने वीर लोग थे, वो विक्रमादित्य, उसके जिक्र ही नहीं है हमारे इतिहास के पुस्तकों में। यानी अचानक एक तीर उसकी आंख में जाकर के उसकी जीवन जान नहीं देती, तो वो उसने तो मुगलों को सबको भगा दिया था। यहाँ तक कि अकबर उस समय 17-18 साल का था, वो काबुल भागने के लिए व्यवस्था कर रहा था और विजयनगर में 300 साल के लिए चले और उड़ीसा के बॉर्डर तक चली, इतनी बड़ी विशाल, और उसका कोई जिक्र नहीं है हमारे इतिहास के पुस्तक में। लेकिन अकबर से औरंगजेब जो 150 साल का ही था, उसमें एक एक अध्याय यानी अलग अलग से। तो इसीलिए आज हमें ये सारा अपनी वास्तविक इतिहास ना पता हो, इसीलिए सब लोग हमें भाषण सेक्युलरिज्म का देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है जिसने हर धर्म को या हर उपासना पद्धति को अधिकार दिया कि आप अपने आप को छूट है कि आप भगवान के लिए अपने रास्ते जब हम 100% थे हिंदू इस देश में, तो पारसी आए थे, उनको भगाया गया था ईरान से। मुसलमान की उनका कब्जा होने के बाद वो भाग के आए, शरणार्थी बने, उनको हमने उनका मंदिर बना के दिया था जिसको फायर टेम्पल कहते हैं, उनको रहने के लिए हमने व्यवस्था की थी। वो हमारे समाज के इतिहास हिस्सा बन गए हैं और उनको कभी हमारे हिंदुओं से किसी को तकलीफ नहीं मिली। और जब अंग्रेज जा रहा था तो उन्होंने पारसियों को कहा कि जैसे एंग्लो इंडियन के लिए हमने रिजर्वेशन करके दिया है, वैसे हम आपके लिए भी करने के लिए तैयार हैं। तब पारसी धर्म के लोगों ने कहा आप चले जाइए,
1000 साल से हिंदू ने हमारी देखभाल की, आपकी जरूरत नहीं है। और यहूदी लोग आए थे, ज्यूज जिसको कहते हैं, उनका शोषण दुनिया भर में हुआ। हमारे देश में आए, कोचीन में उनका हमने मंदिर बनाया था जिसको सिनेगोग कहते हैं, उसी प्रकार से बॉम्बे में बनाए और यहाँ बड़े सुखी रहे। लेकिन जब इजराइल बना तो एक आह्वान आई थी कि सब आ जाए, तो सब वहाँ वापस चंद को छोड़ करके वहाँ चले गए। और इजराइल के पार्लियामेंट में अपने संविधान का वोट लेने के बाद, संविधान को स्थापित करने के बाद उनका पहला प्रस्ताव है, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जिसने शोषण नहीं किया, आक्रमण नहीं किया यहूदियों के साथ। ये हमारी इतिहास है, हमारी इतिहास ये है। हाँ, जो हमारे ऊपर आक्रमण किया उनके कारण हमारे देश में ये दशा हुई, दुर्दशा हुई है। ओबामा आते हैं और हमें भाषण देते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 में ये गारंटीड है। अब ओबामा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं, मैं क्या करूं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में जरूर कहा है कि धर्म के प्रचार करने के लिए आपको छूट है, परंतु वो प्रचार में से पब्लिक ऑर्डर यानी समाज में जो संतुलन है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। मोरालिटी माने नैतिकता की प्रचार होनी चाहिए, नैतिकता के साथ प्रचार होनी चाहिए। और तीसरा बंधन पब्लिक हेल्थ, आप ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए जिससे स्वस्थ व्यक्तियों को बिगड़ सकता है। तो ये 3 कंडीशन और उसी पर और कहते हैं देखो अमेरिका में हमने सारे माइनॉरिटीज को मिला करके हमने एक समाज बनाई है। तो अमेरिका में वहां बहुमत, सफेद चमड़े लोगों के बहुमत ने शोषण किया, उन्होंने दासी बनाया था अफ्रीकन को, उन्होंने मारकाट किया था रिलीजियस का, वहां के सफेद बहुमत ने किया और अल्पमत के साथ अन्याय किया था। और इसीलिए उनको बहुमत को अल्पमत के साथ एडजस्टमेंट करना और जो पुरानी गलतियां उसको सुधारना, ये कर्तव्य बनती है अमेरिका देश की। परंतु हमारे देश में तो उल्टा हुआ है, अल्पमत ने बहुमत का शोषण किया, अल्पमत ने बहुमत के साथ अत्याचार किया और मुसलमान ने पहले किया, उसके बाद क्रिश्चियन ने किया। आज भी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है या क्रिश्चियन की मेजॉरिटी में है, वहां हमारे हिंदुओं की हाल आप जानते हैं। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, उन्होंने भाग कर दिया। कोई किसी 5 लाख क्या 50,000 मुसलमान को एक जगह से भगा देते तो दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन सब में बड़ी चर्चा होती। 5 लाख भगाए गए, अभी तक कोई जिक्र हमने अमेरिका में देखा नहीं इसके बारे। और केरल में भी मलापुरम में डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ हिंदुओं का हाल जाकर देखने लायक। वहाँ कोई हिंदू घर बेचना चाहता है तो दूसरे हिंदू को नहीं बेच सकता है। वहाँ के जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो खरीदने वालों को ढूंढ के आपको देते हैं, ज्यादा पैसा भी देते हैं, परंतु कहते हैं हिंदू को नहीं बेच सकते और ना मुसलमान भी किसी हिंदू को बेच सकता है। तो मैंने देखा है, हमारी जो बहुमत है उसकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाषण तो लोग हमें बहुत देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कई ऐसे अन्याय हुए जिसको हम भूल नहीं सकते। जैसे राम मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनाया, कृष्णा मंदिर को तोड़ा मस्जिद बनाया, उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ में और 40,000 मंदिरों को इस तरीके से ध्वस्त किया गया। और हम तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम बाकी को भूलने के लिए तैयार है, परंतु ये 3 को तो नहीं छोड़ सकते। इन तीनों को दोबारा मंदिर बनाना ये हमारा फैसला है। लोग मुझे कहते हैं कि अब ये तो दो धर्म की लड़ाई है। मैं कहता हूँ कैसा लड़ाई है? कहते हैं एक तो मंदिर है, दूसरा मस्जिद है, वो उनका धर्म का है, ये आपका धर्म का है।
हूँ ये गलत है। जो मंदिर है वो तो निश्चित तौर पर भगवान का है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है, इसलिए भगवान मूर्ति में आता है और भगवान की मंदिर बन जाती है। हम ट्रस्टी बन सकते हैं पर मालिक नहीं बन सकते। लेकिन जो मस्जिद है ये धार्मिक स्थल नहीं है, ये सिर्फ नमाज पढ़ने की एक सुविधाजनक जगह है। और सऊदी अरेबिया में तो रोज मस्जिद तोड़ते रहते हैं सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। जहां मोहम्मद नमाज पढ़ता था मक्का में, उस मस्जिद को उन्होंने तोड़ दी सऊदी अरेबिया की सरकार ने, और यूनेस्को ने कहा कि कम से कम इसको तो छोड़ देते, ये मोहम्मद यहाँ नमाज पढ़े। तो सऊदी अरेबिया सरकार ने जवाब दिया यूनेस्को को, खबरदार, ये मूर्ति पूजा की ओर हमें ले जाने के लिए प्रयास है, हम मोहम्मद पढ़े कोई भी पढ़े, हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग है जहां नमाज पढ़ी जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद सरकार तोड़ेगी तो कैसे आप नाम कह सकते हो, दूसरा जगह दे देंगे, कहाँ बना होगा। कहीं लिखा है कोई मुस्लिम स्कॉलर जहां लिखा है शरिया में कि मस्जिद एक धार्मिक स्थल है नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को ये सारी ठीक समझ करके जो इतिहास में जो गलती इस प्रकार की हुई है, उसमें चंद गलतियों को हमें निश्चित तौर पर उसको रिस्टोर करना है। और हम जानते हैं कि शोषित हुए हैं हिंदू जो बहुमत में थे और शक्ति का उपयोग करके, षड्यंत्र का उपयोग करके अल्पमत ने हमारे ऊपर राज करके हमारी मंशा को खराब की, अपने देश को लूटा। तो इसको ठीक करने के लिए माइनॉरिटीज को, जैसे अमेरिका में मेजॉरिटी एडजस्ट कर रही है, यहाँ माइनॉरिटीज भी उनके साथ एडजस्ट करनी चाहिए। ये एक दृष्टिकोण हमारे इसमें होना चाहिए, इसमें ही भावना नहीं होनी चाहिए। मुझे रोज कोई ना कोई डिबेट टीवी में देखता हूँ, सेक्युलरिज्म को हटा करके दिया है, इस सेक्युलरिज्म को हिंदू तो सेक्युलर है ही, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से कह रहा है। और सेक्युलरिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। इंदिरा गांधी ने 76 में इसको घुसेड़ दिया, उसके बाद जनता सरकार ने संशोधित कर नहीं सकी, क्योंकि हमारी पार्टी के सोशलिस्ट ने कहा कि रहने दो, क्या जाता है, रहने दो, हमने रहने दिया। लेकिन इस प्रकार से हमें डिफेंसिव में जाने के लिए एक प्रयास होते रहती है, इसलिए हम लोगों को गर्व से इसमें जो पुनरुत्थान देश करने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए। मैं आज स्टूडेंट्स को इतना ही कहूँगा कि पहले तो आप कॉलेज और स्कूल में पूरा पढ़ाई करिए, अच्छा करिए, उसमें से अच्छे आदतें भी रहिए, शराब मत पिए, सिगरेट मत लीजिए, और लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसको मार दीजिए, मौका मत दीजिए। हमारे देश में महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतना दिन ऐसे जो चलते आया ऐसा नहीं चल सकता। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ही रामायण और महाभारत दोनों महिलाओं की इज्जत के लिए लड़ाई गई थी। द्रौपदी महाभारत में और सीता के लिए रामायण में। और मैं एक बार सोच रहा था कि हमारी कैबिनेट में जो स्वर्ग है उसमें कैबिनेट है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? मैंने कहा ब्रह्मा होगा प्राइम मिनिस्टर। तो फिर शिवा और विष्णु क्या होंगे? मैंने कहा जब भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर पोर्टफोलियो किसको देंगे? तो एजुकेशन तो जाएगी सरस्वती, फाइनेंस जाएगी लक्ष्मी को, और डिफेंस जाएगी पार्वती को। तो पुरुष को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद मुनि को जाएगा। महिला देवियों का 3 जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है उनके हाथ में। कौन कह सकता है कि हमारे हिंदू में हमने महिलाओं को बराबर नहीं समझा? और आज तो ज्ञान का युग है, नॉलेज सेंचुरी इसको कहते हैं, इसमें शारीरिक शक्ति का कोई अर्थ नहीं। और इसीलिए आज हमारी हर युवा को, स्टूडेंट्स को ये संकल्प करना चाहिए कि हमारी ये कर्तव्य है कि
पुरुष, लड़की और लड़का, पुरुष और महिला, इनकी बराबरी होनी चाहिए। जो भी हो तो स्पर्धा में हो सकता है, परंतु कभी शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग होगा तो उसके लिए कड़ी सजा होगी। और यदि कोई बलात्कार करेगा तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि भविष्य में वो कभी बलात्कार कर ही नहीं सकता। ऐसे एक नया भारतीय, एक नया हिंदुस्तानी जिसमें आत्मविश्वास है, जो अपना असली इतिहास जानता है, जिसमें विराटता है, वो हमें आज निर्माण करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रही है, इसी जमात से, इसी समाज से मैं समझता हूँ भविष्य में हमारे देश में जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वही पैदा होंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूँ। 15-20 साल में हम सबसे दुनिया के विकसित होंगे। सिर्फ विकसित नहीं होंगे, दुनिया के गुरु बनकर के सही रास्ता बनाएंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।